नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 और समय हो चुका है आपके एकमात्र पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो आपको रिजल्ट के साथ, खबर के विश्लेषण के साथ रोजाना रात को 9 बजे और हाँ, रात को 12 बजे भी रिपीट टेलीकास्ट के साथ हम बताते हैं आपके वोट के नतीजे। आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं वो मैं जरा आपको बताता चलूं। आपको बताऊं, ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मौनी अमावस्या स्पेशल देखिए। कुंभ के दर्शन तो लगातार हम आपको करा रहे हैं। 3 बजे भी आपको वो कार्यक्रम उसी का दिखाया जाता है, 6 बजे भी प्रयास रहता है, 8 बजे तो डॉक्टर सुरेश चौहान के जी कुंभ नगरी में हैं, तीर्थराज प्रयाग में मौजूद हैं। वहां से कुंभ के दर्शन, महाकुंभ के दर्शन 144 साल के बाद ये योग बना है, इसलिए ये विशेष महाकुंभ की तस्वीरें आप सुदर्शन न्यूज पर देख रहे हैं। साधु संतों के साथ उनकी बातों को जान रहे हैं। और मौनी अमावस्या जो कि कल है, कल का स्नान, अमृत स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खास है और ये भी बताएंगे आप कैसे पहुंच सकते हैं महाकुंभ। इच्छा सभी को, हमें भी जाने का मन है। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में फेंक दूंगा, अरे भाई ये कौन सी बात, कौन कह रहा है अयोध्या में फेंक दूंगा और कहां किसको फेंक दोगे और अयोध्या कौन चला जाएगा, ये थोड़ा सा अभी आप खबर पूरी नहीं समझाएंगे, लेकिन इसमें जिहादी एंगल भी है। लेकिन अयोध्या फेंक दोगे तो हनुमान जी है ना बचाने के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे। जहरीली अफवाह है क्या, जब बात की जाती है दिल्ली के पानी की तो आजकल अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो बोल रहे हैं दिल्ली के पानी को लेकर, क्या ये अफवाह है जो कि जहरीली है? क्योंकि भाई बीजेपी तो यही कह रही है, हरियाणा सरकार तो यही कह रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। और नया पंबन ब्रिज, ये कहाँ की बात अगर कर रहे हैं हम, तो जानना है आपको तो बने रहिए, जनमत में विस्तार से समझाएंगे। चलिए, आपको हमने मुद्दे बता दिए और आज के खास कार्यक्रम के बारे में इशारा भी कर दिया। अब आते हैं, चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सनातन के महासंगम महाकुंभ की। दुनिया में हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 में रोजाना लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज में स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर में भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में कल यानी बुधवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान होना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी यहां के इंतजाम पर नजर रख रहा है। महाकुंभ क्षेत्र और उससे पहले के बड़े हिस्से को नो व्हीकल जोन यानी कि वहां पर गाड़ी प्रतिबंधित है, नहीं ले जा सकते, घोषित कर दिया गया है। अमावस्या को 8 से 10 करोड़ तक लोगों के आने की संभावना है। ध्यान से सुनिएगा, 8 से 10 करोड़, ये किसी देश की आबादी से भी ज्यादा होगा। भारत की आबादी तो है, लेकिन कोई छोटा देश हो या फिर बड़ा भी देश कह लो विदेश में, तो उसकी आबादी से ज्यादा है। 8 से 10 करोड़ तक लोग आने की संभावना, कल की बात बता रहा हूं आपको। इसलिए मेला क्षेत्र में चल रहे सेंट्रल हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। अभी तक ओपीडी सेवाएं जो हैं वो 12 घंटे ही दी जा रही थी। परेड मैदान पर बनाए गए 100 बेड के सेंट्रल अस्पताल के अलावा 20 अन्य स्थानों पर बने छोटे अस्पतालों में 24 घंटे ओपीडी 30 तारीख तक चलेंगी। महाकुंभ 2025 में पिछले 17 दिनों में, ध्यान से सुनिए ये बात भी, पिछले 17 दिनों में 15 करोड़ से अधिक लोग गंगा और संगम में स्नान कर चुके हैं। मैं तो कहता हूं पूरा भारत ही कर लेगा कुछ दिनों में, ऐसा लगता है। तथा बुधवार को मौनी अमावस्या पर और 10 करोड़ लोगों के गंगा स्नान करने की संभावना है। 15-10 जोड़िए 25 करोड़ तो अभी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को, यानी कि आज का पावन दिन, हनुमान जी का मंदिर नहीं गए हो तो जाया करिए, मंगलवार को कहा कि प्रशासन ने मौनी अमावस्या के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के उपाय किए गए हैं और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त CCTV कैमरे तथा ड्रोन से लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब इतनी भीड़ में आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे जा सकते हैं महाकुंभ। देखिए, मौनी अमावस्या पर्व के दिन प्रयागराज रेल मंडल ने शहर के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के आने और जाने के लिए विशेष योजना बनाई है। 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर है कि भाई देखिए, लगभग 10 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।
25 जनवरी से ही लगभग 1 करोड़ यात्री प्रतिदिन हर रोज महाकुंभ में आने लगे हैं। इतनी भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुगम निकासी के लिए प्रयागराज रेल मंडल ने, तीर्थराज प्रयागराज रेल मंडल ने शहर के सभी स्टेशनों के लिए विशेष योजना और कुछ प्रतिबंध भी लागू किए हैं। सख्ती करनी पड़ती है। ये प्रतिबंध मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक लागू रहेंगे। यानी कि आज से शुरुआत है, कल तो रहेगा ही रहेगा और अगले 2 दिन भी रहने वाला। चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे, जानकारी देते चलेंगे। कुछ लोग परेशान हैं, वो जाना चाहते हैं। भाई प्रयागराज जाने का आपको अगर इच्छा है, बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। हद से हद आपको 2 किलोमीटर या कभी कभी ऐसा है कि भाई 500 मीटर पे ही आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप मेले से अगर होते हुए जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा, आपको लगेगा चलना ज़्यादा पड़ रहा है। और कभी भीड़ जितनी ज़्यादा होती है तो भीड़ को घुमाया जाता है ताकि भगदड़ ना मचे। सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए है। थोड़ा 4 कदम ज़्यादा चलना पड़े लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हो तो बिल्कुल सही है। देखिए ग्राफिक्स आपको बताता हूं। केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिलेगा प्रवेश। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दिन प्रयागराज जंक्शन पर प्रवेश केवल सिटी साइड, ध्यान से सुनिएगा, सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्रवेश होगा जो कि सिटी साइड में होगा और उसी की ओर से दिया जाएगा। निकास यानी एग्जिट केवल सिविल लाइन साइड से होगा। सिटी साइड से एंट्री करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, क्लिप बना लीजिए, अपने दोस्तों से साझा करिए। एग्जिट आप जो करेंगे, निकास करेंगे, सिविल लाइन साइड से होगा। एंट्री सिटी साइड से, एग्जिट सिविल लाइन साइड से। प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से एग्जिट होगा। 1 से घुसेंगे, 6 की तरफ आपको निकलना है। फिर से आपको बता रहा हूं, देखिए आरक्षित यात्रियों जिनका पहले से टिकट रिजर्व है उन्हें सिटी साइड के गेट नंबर 5 से अलग से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड यात्री हैं उनको दिशावार कलर कोडेड आश्रय स्थलों के माध्यम से प्रवेश कराया जाएगा। अब चल रही मेला स्पेशल ट्रेनें आरक्षित यात्री गेट नंबर 2 से प्रवेश करेंगे। अब देखिए सूबेदारगंज स्टेशन में प्रवेश झलवा कौशाम्बी रोड की ओर से होगा, जबकि निकास केवल जीटी रोड की ओर से होगा। आरक्षित यात्री गेट नंबर 3 से प्रवेश करेंगे। अनारक्षित यात्रियों के लिए सभी स्टेशनों पर दिशावार कलर कोडेड आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां से यात्रियों को उनके जाने के गंतव्य स्टेशन के मुताबिक आश्रय स्थलों में अलग अलग कलर के टिकट के हिसाब से प्लेटफॉर्म में पहुंचाया जाएगा, जहां से नियमित और मेला स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को उनके गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मौनी अमावस्या का क्या है, सनातन में असली महत्व क्या है और कब है मौनी अमावस्या, और मौनी अमावस्या पर क्यों जरूरी है 5 डुबकियां क्यों आवश्यक है, ये आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। देखिए धर्मशास्त्रों में अमावस्या की तिथि जो है बहुत पवित्र, साल भर में 12 अमावस्या की तिथियां पड़ती हैं। देखा आपने, ये देखिए ग्राफिक्स भी देखिए, भीड़ भी देखिए, घबराइए मत, लेकिन जानकारी लेते जाइए। माघ में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। क्या है मौनी अमावस्या? माघ में पड़ने वाली अमावस्या है। मौनी अमावस्या आध्यात्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसलिए कल का जो दिन होगा आपको सुबह से ही सुदर्शन न्यूज़ पर कवरेज तो रहेगी, जानकारी भी देते रहेंगे। लेकिन आज से जानिए, मौनी अमावस्या पर स्नान और दान किया जाता है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्य फल मिलता है। पुण्य तो वैसे भी है, लेकिन कल का दिन विशेष महत्व रखता है। हर तिथि, जैसे अमृत स्नान की बात की जाए तो विशेष ध्यान रखिए, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मौनी अमावस्या पितरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। तो भाई जो पितृदोष से ग्रसित हैं, परेशान हैं, उनके लिए कल का स्नान अति लाभदायक। अमावस्या की शुरुआत 28 जनवरी को शाम 7:35 पर होगी। आपको बता दें 35 मिनट पर, 7:35 पर। अमावस्या का समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। यानी आप सोच लीजिए शुरुआत हो चुकी है। अब 5 डुबकियां क्यों जरूरी है? पहली डुबकी लगाने का तरीका, पहली डुबकी पूर्वमुखी होकर लगानी है, यानी अपना मुख पूर्व दिशा में करें, फिर डुबकी लगाएं। पूर्व में कौन है? देखिए सूर्य देव हैं, उनका दर्शन करिए, डुबकी लगाएं। डुबकी से पहले गंगा, यमुना, सरस्वती और जल देवता को प्रणाम करें। नियम के हिसाब से करेंगे, लाभान्वित होंगे। पूर्वमुखी दूसरी डुबकी लगानी है। दूसरी डुबकी से आपको कुल देवता और इष्ट देवता की कृपा मिलेगी।
तीसरी डुबकी उत्तर दिशा में मुख करके लगानी है, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपको मिलेगी। तो भगवान शिव और माता पार्वती कृपा लीजिए। और चौथी डुबकी पश्चिम मुखी कर लगानी है, इससे किन्नर, गरुड़ और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आखिरी डुबकी दक्षिण दिशा में मुख कर लगानी है। ये डुबकी आपके पितरों के कल्याण के लिए है। आप पितरों का कल्याण क्या करेंगे? पितर आपका ही कल्याण करेंगे, आशीर्वाद ऊपर से देंगे आपको। देखिए, पहली डुबकी के बारे में बताया, तमाम डुबकियों के बारे में चलिए हमने आपको समझा लिया। इसको आप सोशल मीडिया पर रिपीट करके भी देख सकते हैं। आइए अब आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। महाकुंभ के महापर्व के स्नान पर क्या कहा है बागेश्वर बाबा ने, यानी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, वो भी सुनाते हैं और बाकी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। अब बात करेंगे हमारे अगले मुद्दे की। जी हां, यदि आप हिंदू बनना चाहते हो तो अयोध्या चले जाओ, यानी हिंदू बनना चाहते हैं तो अयोध्या चली जाइए। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक विवादित घटना ने सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। घटना आज सुबह 7 बजे की है, जहां एक ऑटो चालक यानी ई रिक्शा चालक कह लो चाहे, इशाहाक खान हनुमान मंदिर पहुंचा और वहां बज रहे हनुमान चालीसा को बंद करने की उसने धमकी दी उस जिहादी ने। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंदिर में रोज की तरह स्पीकर पर हनुमान चालीसा बज रहा था। तभी इशाहाक खान नामक ये व्यक्ति, ये जिहादी मंदिर में पहुंचा और वहां खड़े लोगों गाने लगा। पागल आदमी था। उसने कहा, इतना हिंदू बनने का शौक है तो अयोध्या जाओ, यहां हिंदू हिंदू मत करो, नहीं तो मंदिर से चोंगा निकालकर फेंक दूंगा। इसके साथ ही उसने गाली गलौज और अपशब्दों का भी प्रयोग किया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर देखिए। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिंदू सनातनी सेना के सदस्य धनंजय गिरी गोस्वामी ने कहा, जब हमें अजान की आवाज से कोई तकलीफ नहीं होती तो ये ऑटो चालक हनुमान चालीसा से क्यों परेशान हो रहा है। उन्होंने इस घटना को हिंदू धर्म पर सीधा हमला बताया और कहा कि इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस से मामले में शिकायत दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वे मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखेंगे और किसी को भी उनके धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बयानबाजी करने की अनुमति नहीं देंगे। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो की प्रामाणिकता को परखा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि वे इस घटना के विरुद्ध एकजुट होकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अस्वीकार्य है और इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ हिंदुओं को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और जिहादियों की इस प्रकार की मानसिकता का करारा जवाब देना होगा। क्या अब हिंदुओं के देश में हिंदू देवताओं की पूजा और आस्था पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आएंगी? उन्होंने सवाल उठाया कि यह स्थिति धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू समाज की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब हनुमान चालीसा अगर चलाई जाए तो उससे तो लोगों को शांत होना चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे शैतान होंगे जिनको कहूँगा, जिहादी कहूँगा, कि भाई उनको आपत्ति होती है, परेशानी होती है, कहते भाई क्यों चला है, उनके अंदर का शैतान ना मर जाए। लेकिन मर जाना चाहिए ऐसे शैतान की बुद्धि का, उनका नाश होना चाहिए। और हनुमान चालीसा हर जगह चलाया जाना चाहिए, लोगों के उत्थान के लिए चलाया जाता है हनुमान चालीसा। ये मामला सामने आया एक जगह से, सोचिए कितनी जगहों पर जिहादियों को और शैतानों को परेशानी होती होगी। चलिए, खबर मैंने आपको बताई। अब पोल के माध्यम से प्रश्न भी आपको मैं बता दूं जो हमने आपसे सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा, ऐसे जिहादियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कानून के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। ये कहते हैं ना सब देश संविधान से चलना चाहिए, तो संविधान से चलेगा क्या? 97% लोग कहते हैं हाँ भाई कार्रवाई होनी चाहिए। करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हालिया टिप्पणियां राजनीति के घटिया स्तर को और भी उजागर करती हैं। जब उनकी सरकार की नाकामियों पर सवाल उठने लगे हैं तो वो हर बार किसी न किसी नए विवाद को जन्म देने की कोशिश करते हैं ताकि का ध्यान असल मुद्दों से हट सके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कह रही है और ये मौजूदा सरकार का आरोप है कि देखिए हरियाणा सरकार पर अब जहर मिलाने का आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी असफलता को छुपाने की एक बार फिर से नाकाम कोशिश की है। केजरीवाल की राजनीति में इस समय सच्चाई और तथ्य की कोई जगह नहीं है। जब यमुना नदी में प्रदूषण और पानी की स्थिति पर चर्चा हो रही है तो केजरीवाल ने केवल आरोप लगाने के बजाय ये उनको साबित करना चाहिए था कि उनके शासन में दिल्ली में पानी की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। इसके बजाय वे हरियाणा पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल का यह बयान एक बार फिर से उनके सत्ताधारी होने के बावजूद अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक नया बहाना ढूंढने की कोशिश को दिखाता है। वे मानहानि के मुकदमे की धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या वे अपने राज्य की समस्याओं का हल निकालने में भी उतने ही गंभीर होंगे? असल सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को बेहतर पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कब मिलेंगी, ना कि उन्हें हरियाणा सरकार से कैसे लड़ाया जाए। ये राजनीति का असली चेहरा है जिसमें विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हर बार एक नया विवाद पैदा किया जाता है। क्या कुछ मामला चल रहा है, जरा आप सुनिए, प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे। के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस तरह से यमुना में पानी जो हरियाणा से आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल तक पहुंच गया है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 ppm 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो अमोनिया का स्तर है 4, 5, 6, 7 ppm तक पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया यानी जहरीला पानी। गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का भुक्तभोगी, आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी। चलिए, खबर आपने देखी और जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां पर खबर हम बताएं, आप सुन लें, बात वहां खत्म नहीं हो जाती। हर खबर पर पोल होता है, आपकी भागीदारी होती है। आप माने आप, आम आदमी पार्टी नहीं। केजरीवाल ने नाकामी छुपाने के लिए ढूंढा नया बहाना। 91% लोगों ने कहा हां, 9% लोगों ने कहा ना।
जब भी बात देश के सबसे खतरनाक रेल ब्रिज की होती है, अधिकांश लोगों की जुबान पर रामेश्वरम के पंबन रेल पुल का नाम आता है। तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ने वाले इस रेल ब्रिज पर हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन हो चुका है। समुद्र के ऊपर बने इस ब्रिज पर जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती है तो वो नजारा रोमांच से भरा था। माना जा रहा है कि जल्द ही इस ब्रिज से ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। देखिए, ध्यान से देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें हमारे वहां पर संवाददाता ने जाकर आपके लिए लेकर आई हैं। समंदर के ऊपर से गुजरने वाले इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके ऊपर से जहां ट्रेन दौड़ेगी, नीचे से बड़े बड़े जहाज वहां पर गुजरेंगे। बड़े बड़े जहाज वहां नीचे से निकल रहे होंगे और खूबसूरत क्या नज़ारा वहां पर होगा। और ये भारत की शान को और बढ़ा रहे हैं। हमारी इंजीनियरिंग की एक मिसाल के रूप में आप इसको जानिए। इससे पहले आपने ऐसा ब्रिज शायद ही देखा होगा जिस पर ट्रेन भी चलती है, लेकिन जब जहाज आते हैं तो ब्रिज वर्टिकल यानी ऊपर की ओर उठ जाते हैं। फिर जैसे ही जहाज गुजरता है, ब्रिज वापस से नीचे आकर ट्रैक के साथ जुड़ जाता है। इस तरह यह ब्रिज किसी करिश्मे से कम नहीं नजर आता है। अब पंबन ब्रिज इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, यानी सी का जो समुद्र पर ब्रिज है वो सी ब्रिज कहा जाता है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। पुल के लिफ्टिंग स्पैन और रामेश्वरम साइड पर परीक्षण किए गए हैं, इसके ट्रायल्स किए गए हैं। नया पुल पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है, उसकी हाइट 3 मीटर ज्यादा है। नए पुल को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि नीचे से बड़े जहाज भी निकल सकेंगे। अब 2.2 किलोमीटर लंबाई वाला यह पुल किसी खाड़ी पर बना हुआ भारत का सबसे लंबा पुल है। ध्यान से सुनिएगा, भारत का सबसे लंबा पुल खाड़ी पर बना हुआ। जब पुल के पास जहाज आते हैं तो ट्रेनों को रोककर पुल को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि जहाज के लिए रास्ता बन सके। अब पुराने पंबल ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो कि काफी धीमी थी, जबकि नए ब्रिज पर ट्रेनों की रफ्तार नॉर्मली कह लीजिए, तेज कह लीजिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यानी इस ब्रिज पर सफर में लगने वाला जो समय था वो पहले से कई गुना कम हो जाएगा। जो सफर घंटे भर में पूरा होता था अब वो मात्र 20 मिनट में पूरा हो सकता है। इसी तरह से पुराने पुल से जहाजों की आवाजाही के लिए पुल को मैनुअल खोला जाता था। 40 लोग मिलकर ब्रिज को ओपन करते थे, यानी खोलते थे। लेकिन नए पुल को हाइड्रोलिकली यानी हाइड्रोलिक टेक्निक से ओपन किया जाएगा, जिसमें सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, मात्र 5 मिनट। नए ब्रिज से बड़े जहाजों की आवाजाही हो सके। नया पंबन पुल 2070 मीटर यानी 6790 फीट लंबा वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, जो मौजूदा पंबन पुल के समानांतर बनाया गया है। नए पुल में समुद्र के पार 100 स्पैन होंगे, जिनमें 99 18.3 मीटर और एक 72.5 मीटर का होगा। यह मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा है। नए पुल में बड़ी नावों को नीचे से गुजरने की अनुमति देने के लिए उच्च निकासी होगी, जिसमें समुद्री संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र में सुगम परिवहन की सुविधा होगी। अब आप देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें, पुराने और नए ब्रिज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ब्रिज में क्या अंतर है दोनों में, और नए ब्रिज कैसा है, आधुनिक कितना है, इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखी और हमारे संवाददाता सागर कुमार ने वहां से हमारे लिए जो स्पेशल रिपोर्ट भेजी है उसको भी आपको दिखाएंगे। विस्तार से देखिए। हिंदुस्तान का पहला वर्टिकल पुल बनकर तैयार है, यानी कि पंबन पुल बनकर पूरी तरह से तैयार है। और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत पुल जो बना है, भारतीय रेल की तरफ से बनाया गया है। आप यहाँ पर देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वो नया पुल बना है, यानी कि अगर आप मंडपम की तरफ से रामेश्वरम की तरफ अगर जाएंगे तो ये बीच के अंदर जो है समुद्र का जो रास्ता है, करीब 2 किलोमीटर का है, ये पानी के रास्ते यानी समुद्र के रास्ते आपको रेल के जरिए ही आपको रामेश्वर जाना पड़ेगा। और जिस पुल अभी ट्रैक पर मैं खड़ा हूँ ये वो ट्रैक है, यानी कि अंग्रेजों के बनाया हुआ वो ट्रैक है जो पूरी तरह से जर्जर हालात में हो चुका है। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए इसको क्यों बंद करना पड़ा था, क्योंकि इसकी हालात जो हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। ये अब इस पर रेल जो है वो चलने लायक नहीं थी, इसलिए इस पुल को बंद किया गया। और ठीक इस सामने आप देखिए वो ये जो पुल है, ये जो अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल था, इसको बंद कर दिया गया। यानी कि ये 100 साल के करीब ये पुराना पुल था, जिसको बंद कर ये 2 किलोमीटर का जो करीब लंबा स्ट्रेच है, आप अगर मंडपम से आएंगे तो पानी का ये समुद्री रास्ता आपको
पार करके जो हिंदुओं का यहाँ पर एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 धामों में से एक यहाँ पर पवित्र स्थान है, वहाँ पर हिंदू जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर ये पाम्बन ब्रिज जो है, ये खूबसूरत ये ब्रिज जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कभी भी यहाँ से अब रेल का जो सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी। आप ये देखिए, अरब सागर है, दूर दूर तक आपको दिखेगा सिर्फ पानी ही पानी है। और यहाँ पर अगर कोई बड़ा नेवी का या लॉजिस्टिक शिप अगर आता है और उसको इसके नीचे से गुजरना है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, रेलवे का ब्रिज है, तो वो शिप कैसे निकलेगा। तो अब ये देखिए इसकी खूबसूरती भारतीय रेल की, तो इसको वर्टिकल ब्रिज बोला जा रहा है। यानी कि वो ट्रैक देखिए, जरा उधर से कहूँगा कैमरामैन से दिखाए कि वो ट्रैक था और उसके ऊपर ट्रैक 610 टन का ट्रैक जो है, अब देखिए कैसे धीरे 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 ये बड़ी बड़ी वायरों के जरिए एक बटन के अंदर ये 5 मिनट के अंदर ही पूरा ऊपर चला जाएगा। और जो मैं शिप की बात कर रहा था, यानी कि उस तरफ से अरब सागर की तरफ से कोई बड़ा नेवी का या लॉजिस्टिक अगर कोई शिप आ रहा है तो वो इसके नीचे से बड़े आराम से निकल सकता है। यानी कि ये देखिए, ये इस तरह से लिफ्ट हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे कर कर ये पूरा का पूरा जो है ये ऊपर इसकी जो मिनट है 5 मिनट के अंदर चला जाएगा। इस तरफ आइए, जो पहले जो होता था, ये जो अंग्रेजों का बनाया हुआ ये पुल था, इसी तरह का अगर इसके नीचे से शिप निकलना था तो वही काम जो है वो एक बटन से नहीं बल्कि मैनुअली हुआ करता था, जो कि एक लंबा प्रोसेस था और काफी समय लगा करता था उसके अंदर। लेकिन वही काम जो है अब सिर्फ एक बटन के अंदर ये मोदी सरकार के जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, ये 2019 के अंदर भी इसकी नींव जो है मोदी जी ने रखी थी और अब बनकर भी ये तैयार है। और उसका खुद मोदी जी, इसका पंबन पुल का जो है उद्घाटन भी मोदी जी के हाथों होगा। आप देखिए कुछ ही मिनट के अंदर ये आधे से ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। और जो हम बात कर रहे थे, अगर वहां से कोई बड़ा शिप अगर आ रहा है, चाहे नेवी का हो या लॉजिस्टिक का वो शिप है, तो इसके नीचे से बड़े आराम से वो शिप जो है वो निकल सकता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसकी जरूरत थी। वो इसकी जरूरत इसलिए ही थी क्योंकि ये बिल्कुल अलग बिल्कुल टापू जो है रामेश्वरम जाने के लिए ये 2 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जो मंडपम जो आखिरी स्टेशन है, और उसके लिए जाने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है। और यहाँ पर ये पंबन ब्रिज इसलिए बनाया गया है और इसका वह काम यही था, वर्टिकल ब्रिज बनाने का। हिंदुस्तान का ये पहला वर्टिकल ब्रिज है और सबसे दूसरे नंबर का ये सबसे लंबा, यानी कि पहले नंबर का मुंबई का वर्ली सी लिंक जो है, आपने देखा होगा वो समुद्र के ऊपर सबसे बड़ा वर्ली सी लिंक बनाया गया है समुद्र के ऊपर। और ये खूबसूरत वर्ली सी लिंक से इसलिए अलग है क्योंकि ये वर्टिकल है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए 5 मिनट के अंदर ही ये जो है ऊपर की तरफ हो गया है। और इसकी खूब देखिए यहाँ लिफ्ट लगी है, अगर वही काम जो इससे करते तो हाथों से करना पड़ता। आप देखिए कितना ऊपर चला गया है। यानी कि वो देखिए, वहां दिखाऊंगा जरा, ट्रैक जो है, जो रेल का ट्रैक था वो बिल्कुल अब वहां से हट गया है। यानी कि अब इससे रेल यहां से नहीं गुजर पाएगी। ये जब बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, यानी कि शिप यहां से निकलने के बाद फिर ये जो ट्रैक है इसको नीचे ला दिया जाएगा और इसको दोनों तरह से ये सिरे जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इससे फिर रेल सुचारू रूप से चल सकेगी। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, पंबन पुल, रामेश्वरम। चलिए, आपको हमने वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई पंबन की और हमारे वरिष्ठ संवाददाता सागर ने आपको दिखाई क्या खासियत है और कैसे भारत जो है तकनीकी क्षेत्र में उन्नति की ओर, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में, रेलवे हो या हर जगह में, आपको बताऊं भारत अब बदल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। और ये खूबसूरत नज़ारा आप भी जब जाएं, कभी पंबन जाने का आपको मौका मिले, रामेश्वरम जाने का मौका मिले, तो आप भी देखेंगे कि भारत का उद्योग तो बढ़ ही रहा है तकनीक के क्षेत्र में। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है ना, वो बहुत आगे पहुंच चुका है और आगे भी आगे ही जाएगा। इसलिए अब भारत को सोचिए कि भारत एक उन्नति करता हुआ देश है, अब पहले से बहुत बदलाव हो चुका है।
अब अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं जो कि संभल से है। देखिए, संभल की हिंसा आपको याद होगी, लेकिन संभल की हिंसा में बहुत कुछ हुआ था और किसी की हत्या का प्रयास भी था। किसकी? संभल में हुई दंगा जो है, उसमें इस दंगे में क्या था? दंगाई हिंसा के दौरान एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सोचिए, विष्णु शंकर जैन जाने जाते हैं, कोशिश करते हैं ऐसे केसेस को वो लड़ते हैं, मैं यहीं रुक जाता हूं, उसका पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस साजिश में शामिल, आपको बता दें, शारिक साठा गैंग और उसके गुर्गों के हथियार बांटने के षड्यंत्र का खुलासा किया है। हथियार बांटे जा रहे थे। इस साजिश में शामिल वारिस नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारिस की गिरफ्तारी के साथ ही हिंसा में हुई 4 मौतों के पीछे की सच्चाई भी सामने आ गई है। वारिस की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा आपको बताएं क्या हुआ है। संभल पुलिस ने शनिवार यानी 25 जनवरी 2025 को वारिस को गिरफ्तार किया। वारिस संभल के मोहल्ला खग्गू सराय का निवासी है। पुलिस पूछताछ में वारिस ने बताया कि हिंसा के दौरान उसने न केवल हथियारों का इस्तेमाल किया, बल्कि उसने 2 युवकों को, यानी 2 युवकों कौन, कैफ और नईम की हत्या भी की है। उसने यह भी खुलासा किया कि दंगाई गतिविधियों के दौरान वो पुलिस को भी निशाना बना रहा था। सोचिए, इसकी जिहादी की सोच देखिए, इसके इरादे देखिए और इसके हौसले देखिए कि पुलिस पर हमला कर लेगा। वारिस ने पुलिस को जानकारी दी कि वो हिंसा के बाद दिल्ली में छिपा हुआ था। उसने ये भी बताया कि शारिक साठा गैंग ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की हत्या के लिए पूरी साजिश रची थी, पूरी प्लानिंग थी। ये साजिश कथित तौर पर, देखिए, जो उनकी शान की बात करते हैं, गुस्ताखी की बात करते हैं, उसको लेकर रची गई थी। विष्णु शंकर जैन शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में हिंदू पक्ष के वकील हैं। हथियारों का वितरण और वारिस का कबूलनामा, वारिस ने कबूल किया है कि शारिक साठा के निर्देश पर मुल्ला अफरोज ने दंगाइयों को हथियार बांटे थे। इन हथियारों का उपयोग न केवल हिंसा भड़काने के लिए किया गया, बल्कि मस्जिद की हिफाजत के नाम पर हत्याओं की योजनाएं भी बनाई गई। पुलिस ने वारिस के पास से एक तमंचा, कारतूस, नाल में फंसा हुआ एक कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि वारिस का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने हिंसा के दौरान सामान लाने का आदेश दिया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सामान का मतलब हथियार ही थे। वारिस के साथ ही मुल्ला अफरोज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा से दंगे भड़काने की कोशिश कैसे हुई वो भी जान लीजिए। अब वारिस ने पुलिस को बताया कि शारिक साठा गैंग ने इस हिंसा और हत्याओं के माध्यम से देश भर में दंगे भड़काने की साजिश रची थी। लोकल से पूरे नेशनल लेवल पर दंगा भड़काने का प्लान था इन जिहादियों का। उसने हिंसा के दौरान 2 हत्याएं की, 2 मर्डर किए, जबकि बाकी 2 हत्याएं मुल्ला अफरोज ने की थी। इसके अतिरिक्त पुलिस ने एक अन्य दंगाई मोहम्मद निहाल को भी संभल से गिरफ्तार किया है। निहाल पर भी हिंसा में शामिल होने और दंगे भड़काने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि वारिस की गिरफ्तारी थी हिंसा में हुई 4 मौतों के मामलों को सुलझा लिया गया है। विष्णु शंकर जैन पर साजिश से हिंदू संगठन नाराज हैं। कैसे? एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पर हत्या की साजिश को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। संगठनों का कहना है कि यह घटना हिंदू धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। उनका आरोप है कि दंगाइयों ने हिंसा के जरिए समाज में तनाव फैलाने का प्रयास किया है। अब पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच के बारे में जानिए। संभल पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और विश्वास दिलाया है कि दोषियों को कड़ी सजा बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और हम भी आशा करते हैं ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द और इनकी सजा जो है, जो इनके लिए माकूल है, वो दी जाए। चलिए, आज आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है। मुद्दे और भी बहुत थे, लेकिन समय की सीमा रहती है। कल फिर आएंगे, कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे, कल और नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। हर वो मुद्दा जिसका सरोकार सनातन से है और वास्ता आपसे है और आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं जनमत में हर रोज आइए और #JNMAT जनमत और या फिर अंग्रेजी हिंदी दोनों में करिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी ट्विटर पर आइए, वोट करिए पोल में, अपने सगे संबंधियों को सभी को बोलिए, एनकरेज करिए कि वोट करें। और रात को 9 बजे और फिर रात को 12 बजे भी आप रिपीट टेलीकास्ट हमारे कार्यक्रम जनमत का देख सकते हैं। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।